हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मिथ्स। ये वीडियो सेकंड पार्ट होने जा रहा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें कि हम पढ़ रहे होंगे कि डिजॉल्विंग ऑफ एसिड और बेसिस इन वाटर, एसिड और बेस को पानी में मिलाने पे क्या होगा। साथ ही हम पढ़ रहे होंगे पीएच क्या होता है, पीएच ऑफ एसिड या बेस, और पीएच स्केल क्या होता है, पीएच का यूज़ क्या होता है हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि एसिड बेसिस होते क्या हैं, साथ ही इनके रिएक्शंस और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हम लोगों ने कवर की हुई थी। ठीक है, तो आओ इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, डिजॉल्विंग ऑफ एसिड बेसिस इन वाटर क्या होगा, पहले तो रिवीजन कर लो। एसिड क्या होता है? एसिड होता है जो टेस्ट में सोर हो, खट्टा हो। बेस क्या होता है? जो टेस्ट में बिटर हो। और बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी, वो नहीं देखा तो पहले वो देखो, उसके आगे का यहाँ से कंटिन्यू करो। एसिड्स देखो, एसिड को अगर मैं वाटर में मिला दूँ, प्लस वाटर करूँ, तो क्या होगा। देखो, कोई एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एसिड का एग्जाम्पल लिया, कौन सा एग्जाम्पल ले बताओ? HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस H2O यानी वाटर। जब इनका रिएक्शन हुआ तो क्या बन रहा है? देखो ध्यान देना, जब भी किसी, देखो ये बात ध्यान रखो, जब भी किसी एसिड को पानी में मिलाया जाएगा तो हाइड्रोजन आयन हमेशा निकलेगा। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, जब यहाँ और ये रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन आयन निकलेगा, यानी H+ आयन निकल रहा होगा। आयन पता है क्या होता है? आयन होता है चार्ज्ड पार्टिकल्स। H+ आयन निकल रहा होगा, यानी हाइड्रोजन का आयन निकल रहा होगा। आयन मतलब H+ का मतलब देखो, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, अभी मतलब जीरो चार्ज है। जब ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो सिर्फ इसके पास एक प्रोटॉन बचेगा, तब ये बन जाएगा H+। समझ आया? तो जब यहाँ पे H+ आयन बन रहा होता है एसिड और वाटर में, ठीक, लेकिन H+ आयन की एक कमी है। H+ आयन की कमी क्या है? H+ आयन कहता है कि मेरे को अकेले रहने में डर लगता है, मैं अकेले नहीं रहूँगा। तो ये जो है हमेशा पानी के साथ H2O के साथ रहना पसंद करता है। हमेशा H+ आयन जो बनता है ये H2O के साथ रहना पसंद करता है, जिसको कि दोनों को एक साथ मिला के हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर कहीं पे हाइड्रोनियम आयन H3O+ लिखा हो, चाहे H+ एक्वस लिखा हो, इसका मतलब सेम चीज़ हाइड्रोजन आयन। इतनी बात समझ में आ रही है? तो जब एसिड और वाटर मिल रहे होते हैं तो क्या बताया मैंने? H3O+ बन रहा होगा, प्लस क्या बचा? Cl- आयन अलग निकल रहा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन बोलो, चाहे हाइड्रोजन एक्वस बोलो, हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग देखते हैं। जो ये हाइड्रोजन आयन होता है, जो कि हर एसिड्स जितनी जल्दी अपने अंदर से हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देते हैं, वो उनकी एसिड की पावर बताती है कि कितनी स्ट्रॉन्ग है वो एसिड। ये जो हाइड्रोजन आयन निकल रहा है, हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोजन आयन है, यही कॉज होता है कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। जो बिजली, जो भी आप देखो, एक सॉल्यूशन ले रहे हो एसिड का, आपने ले लिया, यहाँ पे इन दोनों को जब आप बीकर में मिला रहे होगे, HCl प्लस वाटर को, और ये जब सॉल्यूशन इसके अंदर होगा, यहाँ पे होगा ये सॉल्यूशन, और आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की कोशिश करोगे, तो आप देखोगे इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने दे रहा है, यानी कंडक्ट करने दे रहा है अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी। ये जो कंडक्टिंग होती है, ये ओनली पॉसिबल होती है इस हाइड्रोजन आयन की वजह से। और अगर बेस को पानी में मिला दें तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि अगर बेस को पानी में मिलाएं, देखो मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन आयन ही पॉसिबल है किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। अगर बेस को मिलाएं, बेस का एग्जांपल देखो, बेस ले लिया NaOH, क्या विजिबल है? ठीक, NaOH, रुको, NaOH को जब पानी में डाला प्लस H2O, क्या बन रहा है? इधर देखो, एसिड हमेशा क्या देता है? H+ आयन, हाइड्रोजन आयन। ये हमेशा ध्यान रखना कि एसिड हमेशा हाइड्रोजन आयन देगा और बेस हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन देगा, OH-। नाम ध्यान रखो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। यहाँ हाइड्रोजन आयन, यहाँ हाइड्रोनियम आयन, यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन, OH-। ठीक, OH- आयन दे रहा होगा हमेशा बेस। अब देखो यहाँ पे Na+ प्लस OH-, ये आपको मिल रहा होगा।
क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये बेस आपको क्या दे रहा है? OH माइनस आयन, बिल्कुल ठीक। OH माइनस आयन, मैंने आपको कहा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपको हाइड्रोजन आयन चाहिए। क्या मुझे यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन या कोई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब ये चीज़ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही होगी। बट यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट जिसको कि आप अपनी नोटबुक में स्टार मार्क करके लिख लो। देखो, एक होता है, एक टर्म इंट्रोड्यूस होने जा रही है आपसे इससे रिलेटेड कि अल्कली क्या होता है। अल्कली, देखो इसकी बेसिक डेफिनेशन इतना बस, अल्कली मतलब ये समझ जाओ कि जो बेस पानी में डिज़ोल्व हो जाता है वो अल्कली कहलाता है। जो बेस पानी में डिज़ोल्व हो जाता है वो अल्कली कहलाता है, आपको इतना समझना है। दोज बेसिस विच डिज़ोल्व इन वाटर आर नोन एज अल्कली। अल्कली आर दोज बेसिस विच डिज़ोल्व इन वाटर, चाहे आप इसको कैसे भी लिखो। इतनी बात समझ में आ रही है? इसके एग्जाम्पल NaOH, देखो ये पानी में घुल रहा है और ये बन रहा है। अब कुछ ऐसे बेस जो पानी में नहीं घुलते, अगर आपके मन में डाउट हो कि सर ऐसे तो सारे बेसिस पानी में घुलते हैं, तो मैं आपको बता दूं जो बेसिस नॉट अल्कली नहीं हैं, कुछ एग्जांपल दे देता हूं। क्या हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मेटेलिक ऑक्साइड बेस होता है, बेसिक होता है नेचर उनका? कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब वो बेसिस हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। और भी लेड ऑक्साइड, और भी काफ़ी एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आपको बेस से और एसिड से दो चीज़ ध्यान रखनी है जो दोनों डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं सिर्फ वो इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो डायरेक्ट ही पूछे जा रहे होंगे। एसिड वाले से सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होती है। तो आपको बता देना है कि एसिड जब भी पानी से रिएक्ट करता है, जब भी उसमें डिसॉल्व होता है, तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन बन रहा होता है, जो कि कॉज होता है कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक, यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे अल्कली क्या होता है। अल्कली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको बता देना है अल्कली आर दोज बेसिस विच डिसॉल्व्स इन वाटर। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और एक पॉइंट, हर बेस अल्कली नहीं होता, इतनी बात ध्यान रखो। मैंने कहा, ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ, हर बेस अल्कली नहीं होता, हर अल्कली बेस हो सकता है। मैं कह रहा हूँ अल्कली, देखो बेस का एक स्पेशल टाइप है अल्कली, तो हर बेस अल्कली नहीं हो सकता। क्या ये अल्कली है? नहीं, लेकिन हर अल्कली बेस हो सकता है। अल्कली जितने भी है NaOH KOH ये सब बेस हो सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? कहीं कहीं आपको अल्कलाइन मीडियम लिखा होगा, अल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम। क्या ये भी समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? अब कुछ छोटी छोटी पर मोटी मोटी बातें कि देखो डाइल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूशन कहाँ सुना है आपने? डाइल्यूट सुना है वर्ड? डाइल्यूट एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड, वही होता है। कंसनट्रेटेड एसिड में जब पानी मिला दिया जाता है, जब कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट किया जाता है, उस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू द एसिड टू डिक्रीज इट्स कंसनट्रेशन इज नोन एज डाइल्यूशन। इतनी बात समझ में आई? अब इसका दूसरा तरीका समझने का समझो कि एसिड के पास हाइड्रोजन आयन होता है, H+ आयन होता है, या हाइड्रोनियम आयन बोलो, तो ये आयन, ये इसके पास प्रोड्यूस करने की क्षमता इसकी कम हो जाए। एसिड जितना ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा होगा, जितनी ज़्यादा इसकी कैपेबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा वो पावरफुल होगा। बट अगर इसकी H+ की कैपेबिलिटी कम हो गई तो उतना ज़्यादा वो पावरफुल नहीं रहेगा। और यही डिफरेंस बनाता है एक कंसनट्रेटेड एसिड और एक डाइल्यूट एसिड में। ठीक, डाइल्यूशन कहता है, डाइल्यूशन प्रोसेस समझ आ गया? समझ आ गया डाइल्यूशन? देखो डाइल्यूशन समझने का मतलब यहाँ तक समझ गए, लेकिन ऐसे ही डाइल्यूट नहीं कर दिया जाता। डाइल्यूट करने के लिए भी हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। हम एसिड वाले कंटेनर में, देखो एक कंटेनर में एसिड रखा है कंसनट्रेटेड, इसमें मैं डायरेक्ट पानी नहीं डाल सकता, इसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है। मैं बताता हूँ क्या क्या होगा। देखो डाइल्यूट करने के लिए आपको जिस कंटेनर में आपने एसिड रखा है और आपको दूसरे कंटेनर में वाटर चाहिए होगा, और इस कंटेनर वाटर वाले कंटेनर में देखो ध्यान से देखो, जिस कंटेनर में आपने वाटर रखा है उस कंटेनर में आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप
एसिड डालना है, बिल्कुल धीरे धीरे इस एसिड डालना है और साथ ही आपको इसको मिलाते रहना है एक स्ट्रॉ की मदद से, ठीक है। इसको मिलाते रहोगे, साथ में धीरे धीरे एसिड डालते रहोगे। ध्यान रखना, मैं ये कह रहा हूँ कि वाटर में एसिड डाल रहे हैं, पानी में एसिड डाल रहे हैं, साथ ही धीरे धीरे उसको मिलाते रहना है। और अगर देखो एसिड में पानी नहीं कह रहा, मैं पानी में एसिड कह रहा हूँ, ध्यान दो। और ये जो प्रोसेस होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हाईली एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन जिसमें हीट निकल रहा हो, और हाईली एक्सोथर्मिक मतलब काफ़ी ज़्यादा हीट निकल रही होगी। इतनी ये रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा हीट निकल रही होगी। तो अगर मैं इसमें एसिड डाल दूँ, पहले मैं एसिड रखूँ और इस एसिड में पानी मिला रहा हूँ, इसके अंदर पानी मिला रहा हूँ, तो क्या होगा? तो ये हाईली से भी हाई एक्सोथर्मिक हो जाएगा और इतना ज़्यादा हीट वहाँ पे आ जाएगा उस बर्तन में, उस बीकर में, जिस भी चीज़ में कर रहे हो, कि वो स्प्लैश कर सकता है, फट सकता है, एक्सप्लोड कर सकता है, ठीक। और वो हीट करते ही एसिड आपके ऊपर आ सकता है, जो बीकर है वो चुभ सकता है आपको, और काफ़ी ज़्यादा लेवल्स में एक्सप्लोजन भी हो सकते हैं, ठीक। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है, ओके। अब देखो, अब माइंड में हमारे क्वेश्चन आता है, हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि अब हमें पता कैसे चलेगा। हम लोगों ने एसिड और बेस दोनों में फ़र्क तो पता कर लिया इंडिकेटर से, चाहे वो लिटमस हो, चाहे मिथाइल ऑरेंज हो, कोई भी इंडिकेटर हो जिससे हमें पता चल जाएगा कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा या पता चला कि एसिड कौन सा ज़्यादा पावरफुल है या बेस कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, या दोनों में से दो एसिड दे रखे हो सामने, दोनों में से वीक कौन सा है या बेस में कौन सा वीक है। इतनी बात समझ में आई? तो इसको पता करने के लिए एक नया स्केल बनाया गया, एक नया मेजरमेंट स्केल बनाया गया, जिसको कहते हैं पीएच स्केल। आओ देखो, पीएच स्केल, पी स्मॉल है, एच कैपिटल है, स्केल। ये एक मेजरमेंट स्केल बनाया गया एसिड और बेस के पावर नापने के लिए। कैसे? देखो, ये स्केल बताता है, इसका फुल फॉर्म सुनो। ये P का मतलब है पोटेंज। पोटेंज एक जर्मन वर्ड है। जर्मन वर्ड क्यों रखा? जिस देश के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया होगा उसने अपने देश का नाम रख दिया, जो भी वहाँ पे बोलते हैं। पोटेंज का मतलब होता है पावर, इसका मतलब होता है एक तरह से कंसंट्रेशन या पावर बोल सकते हो। एच मतलब हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की कितनी पावर है। हाइड्रोजन किससे, हाइड्रोजन आयन किस में होता है? एसिड में। तो हम इससे एसिड की मतलब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन नाप रहे होंगे। समझ आया? जिस सब्सटेंस में, जिस लिक्विड में, जिस सब्सटेंस में H+ की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा आ रही हो, मतलब वो सबसे पावरफुल एसिड है। और जिसमें सबसे कम आ रही हो वो सबसे कम एसिडिक, सबसे लोअर पावर वाला एसिड है। या ऐसा कह सकते हैं कि वो एक बेस की कैटेगरी में आ रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इतनी सी बात समझ में आ रही है? अगर मैं देखो पहले मैं आपको समझा देता हूँ पीएच स्केल होता कैसे है। ये स्केल 0 से लेकर, यहाँ से लेकर 14 तक गया हुआ है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। क्या ये दिख रहा है? ऐसे ये एक स्केल बना दिया गया है जिसको कि बोल दिया गया है ये आपका पीएच स्केल है। और पीएच स्केल में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ये आपको बताएगा। और ये जो बीच का हिस्सा 7 है, 7 को इस स्केल में बता दिया गया कि ये पॉइंट न्यूट्रल है। जिस सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 आ जाए मतलब वो ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है। इस स्केल से हमें पता चल रहा है, ऐसा स्केल बनाने वाले ने हमें कहा। साथ ही वो ये कहता है कि इस 7 से जैसे जैसे लेफ़्ट की तरफ आ रहे होंगे, जैसे जैसे पीएच कम हो रहा होगा, वैसे वैसे उसकी एसिडिक पावर बढ़ रही होगी, वैसे वैसे वो एसिड पावरफुल होता जा रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? अगर एसिड पावरफुल, मान लो कोई सब्सटेंस, किसी एसिड का पीएच 5.6 है और किसी का 3.5 है, तो इनमें से कौन सा एसिड पावरफुल हुआ? ऑब्वियसली 3.5 वाला। ठीक, समझ में आया? अब साथ ही ये कहता है कि अगर हम यहाँ से राइट की तरफ चले, 7 से राइट की तरफ चले, तो क्या होगा? हमारा बेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी
हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और कम होने लगेगी। यहाँ पर मिनिमम रहती है, साथ में और कम होने लगेगी। कम का मतलब कुछ में नहीं भी होगी तो उसको भी इन्होंने कहा है कि उसमें नहीं है तो एज इट इज़ हम मान लेते हैं कि इधर जाने पर OH की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी। अगर हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो OH कम हो रहा होगा, अगर OH बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन कम हो रहा है, मतलब OH बढ़ रहा है मतलब हाइड्रोजन कम हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? 7 के बाद वाला बेस जो है वो पावरफुल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो पीएच स्केल कहता है, ध्यान से देखो, 7 पे न्यूट्रल रहेगा, 7 से कम होगा, जितना कम होता जाएगा उतना ज़्यादा पावरफुल। ये मत समझना 0 का मतलब सबसे कम पावरफुल, 0 का मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल, ठीक। और इधर 14 का मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल बेस, 0 मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल एसिड। क्या ये बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो कुछ चीज़ें जैसे गैस्ट्रिक जूस का पीएच, ये कोई जूस नहीं होता पीने वाला, ये एसिड होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो आपके स्टमक में, आपके पेट में होता है। इसका पीएच 1.2 के करीब होता है, ठीक, यहाँ पे बिल्कुल ठीक। अब ये यहाँ पे जिस सब्सटेंस 2.2 होता है पीएच वैल्यू किसका? लेमन जूस का। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूँ नींबू के रस का पीएच 2.2 होता है। ये आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि जो एसिडिक है उनका 7 से कम होता है, 1.2 है तो वो गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.2, लेमन जूस का पीएच 2.2। और बेस की तरफ चले तो यहाँ पे 7 से 8 के बीच में जो देखो, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे वाटर, प्योर वाटर और ब्लड दोनों का पीएच 7.4 होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? करेक्ट 7 नहीं होता है पानी का पीएच। एग्जाम में आएगा, 1 मार्क में आया तो बता देना है कि प्योर वाटर का पीएच 7.4 होता है, प्योर ब्लड का पीएच 7.4 होता है। ये हल्के बेसिक होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? बेसिक कैसे? अगर आपने आरओ का पानी, फिल्टर का पानी पिया हो तो आपको पता चलेगा कि नॉर्मल जो पानी सप्लाई का आ रहा होता है हमारे आपके घरों में, उससे हल्का सा कड़वा होता है, वो हल्का सा बिटर इन टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक होता है। अल्दो वो उतना ज़्यादा बिटर नहीं होता कि आपको इतनी आसानी से भी पता चल जाए, ठीक। और 14 के आसपास जो होता है वो NaOH सॉल्यूशन का पीएच होता है जो प्योर बेसिक है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? पीएच स्केल का मतलब समझ में आ रहा है? इरेज कर दूं? समझ गए? देखो अब हम पढ़ते हैं पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में। पीएच के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बता देता हूँ, अपने माइंड में रखना, लिख लो नोट्स में, कि पीएच जो है ह्यूमन बॉडी का पीएच कहाँ से कहाँ तक होता है? 7 से 7.8 के बीच में ह्यूमन बॉडी का पीएच नॉर्मली रहता है। कुछ पॉइंट तक हम लेफ्ट और राइट झेल सकते हैं पीएच का ऊपर नीचे, बट उससे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब आपने एक वर्ड सुना होगा जो बचपन से सुनते आ रहे होंगे, एसिड रेन। आपने इंग्लिश के ऐसे में हर जगह पे EVS साइंस कहीं पे भी एसिड रेन सुना होगा, लेकिन इसका रियल मतलब क्या होता है? वो रेन जिसका पीएच वैल्यू आपका 5.6 से कम हो जाए, उस रेन को एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन में जो पानी आ रहा होता है, जो बारिश के ड्रॉप्स होते हैं, उनकी जो पीएच वैल्यू 5.6 से नीचे, यानी वो एसिड की तरफ जा रहा है, तो उस एसिड को कहते हैं एसिड रेन। क्या ये बात समझ में आ रही है? एसिड रेन समझ में आ गया कि होता क्या है एसिड रेन? चलो अब देखो, मैं सिर्फ इस टॉपिक में सिर्फ आपको नॉलेज की बात मिलेगी कि जहाँ से आपके एक मार्क्स के क्वेश्चन उठ सकते हैं। 2 पॉइंट आ गए। तीसरा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है, टूथ डीके, दांतों का खराब होना, इसमें भी हमारे पीएच का रोल है। कैसे? अगर हमारे दांतों का पीएच, हमारे माउथ का पीएच लेस देन 5.5 हो जाता है तो हमारे दांत खराब होने स्टार्ट होने लग जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? अगर ज़्यादा टाइम तक 5.5 से नीचे रह गया, एसिडिक रह गया हमारा माउथ, तो 5.5 से नीचे रह गया तो हमारा दांत खराब होने लगेगा। हमारे माउथ का पीएच कम होता कैसे ये भी जान लो। हम रात में खाना खाते हैं, ठीक, खाना खाने के बाद हमारे जो दांतों में खाने के अनाज के जो पार्टिकल्स रहते हैं, उसको रात भर बैक्टीरिया जो हैं
उसको तोड़ते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स से उसको सिंपलर में बनाते हैं, साथ ही वो अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं और वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उन पार्टिकल्सों को तोड़ तोड़ के, और वो एसिड हमारे पूरे माउथ को एसिडिक बना देता है। और उसके लिए, उससे बचने के लिए, इस एसिडिक माउथ से बचने के लिए हम जो है ब्रश करते हैं। ब्रश में, टूथपेस्ट एक बेस है, टूथपेस्ट में बेसिक मटेरियल डला होता है जो बेस है, और बेस एसिड से रिएक्ट करके इस एसिड को ख़त्म कर देता है और ख़ुद भी ख़त्म हो जाता है, जो कि हमारे दांतों को ख़राब होने से बचाता है। इसीलिए कहते हैं कि 2 बार ब्रश करो, एक बार रात में खाना खाने के बाद और एक बार सुबह में इसलिए क्योंकि रात भर का जो बैक्टीरिया एसिडिक बनाता है उसको हम ठीक कर पाएँ, और रात में इसलिए क्योंकि रात में ही मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके पार्टिकल जो आपके टीथ में फंसे हुए हैं वो निकल जाएँ। क्या ये बात समझ में आ रही है? दांत जो है, जो हमारे टीथ होते हैं, दांत जो है ये बने होते हैं कैल्शियम यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉस्फेट की एक लेयर से। फॉस्फेट का एक फॉर्म, कैल्शियम फॉस्फेट का एक फॉर्म होता है, उससे हमारे दांत का जो लेयर है वो बना हुआ होता है, जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। ये लेयर पानी में डिसॉल्व नहीं होता, बट ये एसिडिक मीडियम में ख़राब हो सकता है, डीके हो सकता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन आए कि दांत हमारा किस चीज़ से बना होता है या किसके फॉर्म से बना होता है, तो आप लिख दोगे कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म से बना हुआ होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब एक लास्ट और पीएच का यूज़ आप एक तरह से ऐसे कर सकते हो कि देखो, अगर हनी बी या एंट, चींटी या हनी बी, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। हनी बी ने काट लिया, स्टिंग काट लिया, तो क्या होगा? जब कोई हनी बी आपको, मधुमक्खी या चींटी जब काटती है तो वहाँ पे आपको जलन महसूस होता है, ठीक, दर्द होता है। तो उससे बचने के लिए, उस जलन को कम करने के लिए, उस बर्न को कम करने के लिए क्या करेंगे? वहाँ पे बेस अप्लाई कर सकते हैं, माइल्ड बेस, हल्का सा बेस, NaOH या कोई सा भी बेस। क्या ये बात समझ में आ रही है? हल्का सा बेस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे ये जो है, देखो जब भी वो काटते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है कि चाहे चींटी हो चाहे हनी बी हो, ये जब काटते हैं तो कौन सा एसिड काटते हुए, ये एसिड हमारे शरीर में जहाँ पे काटते हैं वहाँ पे एसिड इंजेक्ट कर देते हैं। वो एसिड होता है मीथेनोइक एसिड, जिसको कि हम बेस लगा के थोड़ा मीथेनोइक एसिड जब हमारे शरीर में आ जाता है, उसके ऊपर हम बेस लगा के थोड़ा सा उसको हम एलिमिनेट कर पाते हैं, जिससे कि वहाँ पे बर्न कम होता है और पेन भी हल्का सा कम होता है। बस इतना ही था। अब आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि इन 3-4 सब्सटेंस में कौन कौन से एसिड हैं। टोमेटो, कर्ड, और आप ले सकते हो ऑरेंज, लेमन। इन 4 सब्सटेंस में कौन से एसिड होते हैं ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है। टोमेटो, कर्ड, ऑरेंज और लेमन, ठीक। ये आपकी NCERT में दिया हुआ है, बट और ये आपको याद भी रहने चाहिए, ठीक।